बीच में कॉल आ गए थे, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही थी। लोग कॉल कर दे रहे हैं लाइव देखते भी, फिर भी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक आप लोगों को आवाज आई है। एक बार कोई कमेंट करके बता दे, वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। अब तो मैंने एयरप्लेन मोड पे लगा दिया, अब किसी का कॉल नहीं आ पाएगा। लगातार 2-3 कॉल आ गए थे, काटने के बाद भी आवाज आना बंद हो गई। लगातार कॉल किए जा रहे हैं लोग। मुझे नहीं पता कहाँ तक मैंने बात रख पाई, आप लोगों तक कहाँ तक पहुंच पाई। हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुनवाई थी। इसमें क्या होना है कि देखिए, सरकार को जब कैटेगरी बनाने के लिए कोर्ट ने बोल दिया है, कैटेगरी बनाने के बाद अगली सुनवाई जो भी मनोज जी भी ऐड हो रहे हैं, आप एक सेकंड उनको भी सुने। ठीक है। आवाज आ रही सभी लोगों को? आ रही है मनोज भाई। ठीक मैं एक ठीक बार खत्म कर आपका। लेता हूँ मनोज भाई, फिर आप शुरू हाँ, करना, ठीक है। बट आपकी पिक्चर नहीं शो हो रही है, एक बार लोगों से पूछ लीजिएगा। आप पूरा कर लीजिए। ठीक है। ठीक ठीक। है। ओके। देखिए, अभी जो कैटेगरी वाइज डिसाइड होगा, मैटर देखिए किधर भी जाएगा, इसलिए सभी लोगों को तैयार होकर रहना पड़ेगा। हम लोगों ने की जो बातचीत है, वो जो भी टीम अगवाकार बाकी के हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 ही कोर्ट में टीम है जो लड़ रही हैं। एक हमारी टीम है, एक विक्रम लोग हैं। हम लोगों ने आपस में बातचीत की हुई है। हम लोग सामंजस्य बना के ही आगे इस केस में आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ उसके वकील को बोलना था, उसके वकील को ये पॉइंट रखना था, तो वो सब चीज नहीं होगी। हम लोगों ने सामंजस्य बनाया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि अब जज साहब, आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब एकदम ऐसे मोड पे पहुंच गए हैं जहाँ पे लग रहा है कि अब मैटर डिसाइड हो जाएगा अगले 3 दिनों में, जो भी मंथ आएगा सितंबर का। और उसके बाद हम सभी लोगों के लिए एक अच्छा अध्याय में भी शुरू हो, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा फेज ऐसा रहा है। मैं तो इसीलिए सभी लोग अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आज बोला, 8, 9 और 10 सितंबर अगली सुनवाई, अभी टाइम फिक्स किया नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बैच मैटर और कोई लगेगा नहीं, सिर्फ हमारा बैच मैटर होगा। हमारे बैच मैटर के अलावा कोई इन 3 दिनों में बैच मैटर नहीं लगेगा। उनके पास और समय नहीं था बाकी इन 3 हफ्तों में, इसलिए 3 हफ्ते के बाद के समय दिया हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद सभी लोग, जैसे कि जनरल का पक्ष हो गया, जनरल में कई सारे पक्ष हैं, उसमें भी एक कैटेगरी बनाई जाएगी। एक कैटेगरी आज बना करके सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी, वो कैटेगरी हमारे पास है। उसमें कैटेगरी में आप एक और बात समझ लीजिए, जितने भी अगवाकार हैं, जितने भी जो लोग आप कहीं से भी पिटिशनर बने हों, जो भी कैटेगरी डिफाइन की गई हैं, उन कैटेगरीज की जितने भी आईए हम लोगों को रिसीव हुई हैं, वो सिर्फ उन्हीं आईएएस को इंक्लूड किया गया है जिन पर वकील अपीयर हुए हैं। जिन आईए पे वकील अपीयर नहीं हुए, उन आईएएस को इंक्लूड नहीं किया गया है। एक और बात अच्छे से जान लो, आगे भी सिर्फ उन्हीं आईए या उन्हीं पिटिशंस को ही इंक्लूड किया जाएगा जिन पे एडवोकेट्स अपीयर हुए हैं। जज साहब ने क्लियर कट बोला है कि 8 तारीख से पहले किसी को भी कौन सीनियर उतारना है, क्या प्लीडिंग कंप्लीट करनी है, वो सब कंप्लीट कर लें। 8 तारीख को हम नहीं सुनेंगे कि हमारे केस में ये वाले फला एडवोकेट बहस करने आएंगे, हमें उनके लिए समय चाहिए। तो उन्होंने एकदम क्लियर कट ये बात बोल दिया कि अब हम कोई भी सीनियर इंटरटेन नहीं करेंगे। ये ऐसा इंटरटेन नहीं करेंगे कि हमारे केस में ये सीनियर और आना है, आप हमें टाइम दे दीजिए, तो हम उसके लिए कुछ भी समय आपको नहीं देंगे। ठीक है। इसके बाद
एक और बात आती है, जैसे आपने एक और बात बोली है कि अब इसके बाद जो भी कोर्ट में पहुंच गया, इसके बाद कोई भी नई आईए, नई पिटीशन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये कट ऑफ डेट हो गई है। इसके बाद कोई भी कोर्ट में जाके जुड़ता है, चाहे कुछ भी करे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये क्लियर कट है। जो लोग आने थे वो आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब यहाँ से आगे की सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ किसी को नहीं ऐड किया जाएगा। इसी के साथ सभी साथियों से मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि अब कमर कस लीजिए, 3 दिन की कहानी है। 3 दिन में हमारे पास कम से कम 4 सीनियर एडवोकेट होना आवश्यक है। जिनके सीनियर होंगे कोर्ट में, जो अच्छे से बात रख पाएंगे वो जीतेंगे। जिनके एडवोकेट सही से बात नहीं रख पाएंगे या जिनके एडवोकेट नहीं होंगे वो नहीं जीतेंगे। साफ सिंपल सी बात है। अगर जीतना है, नौकरी लेनी है, एडवोकेट रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद मनोज भाई आप अपनी बात रखेंगे और मैं म्यूट कर लेता हूं। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, दत्ता साहब की बेंच से लेकर के यहाँ भट्टी साहब की बेंच तक बाकी सभी चीजों से आप लोग अवगत हैं। 95% केस उन लोगों ने सुन लिया था दत्ता साहब की बेंच ने, लेकिन वहां 142 की बात हो रही थी कि आर्टिकल 142 के तहत इस मैटर को हम निस्तारित कर देते हैं। लेकिन फिलहाल रोस्टर चेंज हुआ और हमारा मुकदमा भट्टी साहब की बेंच में आ गया है और उसमें दिखाया यही गया है कि जो भी पुराने पंच मैटर हैं वो सारे मैटर्स को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए यहां पर भेजे गए हैं। और भी अदर मैटर्स भी हैं। आज उसकी पहली सुनवाई थी जो सही तरीके से थी और आज उस सुनवाई में तरह तरह की बातें हुई। एक कमी जो संपूर्ण आरक्षित वर्ग को देखने को मिली और आप लोगों ने भी देखा होगा क्योंकि ऑनलाइन सुनवाई रहती है और सभी उसे सुन पाते हैं। आरक्षित वर्ग की ओर से कोई भी सीनियर एडवोकेट पूर्ण रूप से विद ब्रीफिंग लिए हुए प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, एक थे लेकिन वो फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, बाकी कोई सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो इसका अभाव जो हम लोगों में है, इस अभाव को हमें पाटने की पूरे तरीके से आवश्यकता है। दूसरी बात, मैटर अब आर्टिकल 142 पर नहीं सुना जाएगा। आज इस बात को रखा गया था लेकिन उन्होंने जो है लगभग डिनाई कर दिया है कि यहां पर सबकी सहमति नहीं बैठेगी, तो हम यहां पर आर्टिकल 142 की कोई बात नहीं करेंगे। हम इस मैटर को 8, 9, 10 तारीख को सुनेंगे सीधे। ठीक है, और 3 दिन में मैटर को सुनकर के इसे डिसाइड कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आरक्षित वर्ग की ओर से मिनिमम 4 से 5 सीनियर एडवोकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रदीप भाई आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरे तरीके से सीरियस होकर इस मैटर को जो लड़ने का काम कर रहा है वो एक विक्रम भाई की टीम है और एक आयोग टीम है। इस टीम के अलावा कोई भी सीरियस नहीं है। आप लोग बेहतर रूप से देख ही रहे होंगे। फिलहाल कोई बात नहीं, जो हुआ उसे छोड़ करके अब आगे की बात करते हैं। तो आगे 4 से 5 सीनियर एडवोकेट होने चाहिए। जितने लोग जिनसे भी पिटिशनर्स बने हैं वो उनसे बात करें कि आपकी तरफ से भी सीनियर एडवोकेट जाने चाहिए। हमारी कोशिश पूरे तरीके से ये रहेगी, विक्रम टीम की भी हमारी कोशिश भी ये रहेगी, आयोग टीम की भी, कि सारे आरक्षित वर्ग के लोग एक साथ मिलकर के सामंजस्य बना करके अपने एडवोकेट्स को वहां बुलवाने का कार्य करेंगे, जिससे कि पूरे 6800 की बात हो जाए और मोर देन 6800 भी अगर आ जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रदीप भाई का और हमारा दोनों का कहना यहां पर यही है कि जिसकी जो भी डिमांड है वो अपने सीनियर एडवोकेट को लाए और सीनियर एडवोकेट को भेजे, जिससे पूरे तरीके से हम बात को रख सकें। आज जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि कोई भी नई एसएलपी या कोई भी नई आईए अब नहीं जुड़ पाएगी और ना ही कोई ला पाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे मामला होता क्या था, लगातार जो है नई नई एसएलपीज या आईए आ रही हैं और एडवोकेट्स अपनी डेट ले रहे हैं
और हम जो सीनियर एडवोकेट उतार रहे हैं उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये भी खैर अच्छी ही बात है, ठीक है ना। तो पूरे तरीके से सभी जितने भी मेरे साथी लोग हैं आरक्षित वर्ग के, मैं एक सलाह उन्हें और देना चाहूंगा। अभी वरुण वर्मा जी सभी के प्रश्न में लूंगा, बीएड बीटीसी कुछ लोग कर रहे हैं, अभी सभी के प्रश्न लूंगा। पहले मैं अपनी बात रख देता हूं, उसके बाद आप सभी लोगों के 2 मिनट में प्रश्न लूंगा। जितने भी लोग हैं जनपद स्तर पर, जो जनपद में अपने आप को कुछ समझते हैं, या तो वो मीटिंग कर ले, और मीटिंग ना करें तो आपस में कांटेक्ट करके सभी लोगों को एक ग्रुप बना करके इस बात को पूरे तरीके से गांठ बांध लें कि हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट कैसे जाएगा। इस बात को आप सभी लोग गांठ बांध लें। अगर सीनियर एडवोकेट्स नहीं रहेंगे, 3 दिन हमारे पास है, 3 दिन हम अपनी बात रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैटर फिनिश। उसके बाद अगर कोई भी ऊंच नीच होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। एक एक व्यक्ति को ये बात समझ लेनी है पूरे तरीके से, जो भी सक्रिय नहीं है। यहां बात लीडर्स के अलावा मैं उन सारे साथी लोगों से कर रहा हूं जो पूरे प्रदेश के अंदर किसी ना किसी रूप से सक्रिय हैं। वो अपने अपने ग्रुप बनाएं और इस बात की गांठ बांध लें कि किस तरीके से विचार करें, किस तरीके से हमारे सीनियर्स एडवोकेट जाएंगे। और हमारा भी यही प्रयास है आयोग टीम का कि जितने भी आरक्षित वर्ग की टीमें हैं वो सारे आरक्षित वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठे होकर आपस में सामंजस्य बैठा करके अपने एडवोकेट्स को वहां पर प्रेजेंट करें, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना होने पाए, ठीक है ना। इस बात को आप सभी लोग समझ लीजिए। बाकी आज की सुनवाई के विषय में प्रदीप भाई ने सब कुछ आपको बता ही दिया है, ठीक है। मैं मुख्य बिंदु यही है कि कोई भी, अब एक तो आर्टिकल 142 का मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी नई एसएलपी या नई आईए नहीं जाएगी। यहां हमारा एक मकसद और है कि पूरे तरीके से बीएड बीटीसी की, अभी लोग कमेंट में बात कर रहे थे, बीएड बीटीसी जैसी कोई बात नहीं आएगी और ना ही हम आने देंगे। आज जो क्लासिफिकेशन का जो वो दिया है गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि जस्टिस साहब ने आज जो है नोडल एओआर अंकित गोयल जी को ही बना दिया है, जो सरकार की तरफ से एओआर हैं उन्हें ही बना दिया गया है। कोई उसमें समस्या वाली बात नहीं है अगर उन्हें बना दिया गया। हम तो उनका जो वो आया है वर्गीकरण वाला फॉर्म, उसमें कोई बीएड बीटीसी जैसा जिक्र नहीं है। तो जब बीएड बीटीसी जैसा जिक्र नहीं है तो हम उस पर बेवजह नहीं जाएंगे, ठीक है। और हमारे आरक्षित वर्ग के जो भी बीटीसी के साथी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और मान के चलिए बात चल भी रही है, ठीक है। हम सब मिलकर के लड़ेंगे और मिलकर के इस मुकदमे को, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम ओबीसी, एससी और विकलांग अभ्यर्थियों की मतलब पूरी तरीके से जान टिकी है, पूरा भविष्य उसमें है, ठीक है। आज देखा गया था ईडब्ल्यूएस पर भी जो बहस हुई थी, ईडब्ल्यूएस पर भी आर्गुमेंट्स आए थे, ठीक है ना। उसके अलावा ऐसे 600 लोग भी आए थे जनरल की ओर से, जो अपने आप को भी एकोमोडेट करने की बात कर रहे थे। कोई किसी भी तरीके से एकोमोडेट हो जाए, हमें उसमें कोई भी किसी प्रकार की बिल्कुल भी कदापि समस्या नहीं है। लेकिन हमारा जो ग्रीवेंस है सबसे पहले यह है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो 6800 के साथी हैं या 6800 के बाद जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके सापेक्ष हमारे साथियों को पिटिशनर रिलीफ मिल जाए, उसमें भी हमें कोई भी किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। हमारी जो चीजें हैं उनका समाधान होना चाहिए, उसके लिए हम पूरे तरीके से लड़ते रहेंगे, ठीक है ना। और जो जहां भी पिटिशनर्स बने हैं, जिस भी आईए से जुड़े हैं, सारे लोग वो अपने भी लीडर से यही कहें कि सारे लोग मिलकर के सामंजस्य बना करके आगे की बात रखें। अभी बहुत समय है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि 8, 9, 10 सितंबर में बहुत समय है, जब तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रणनीतियां हम आपस में बना सकते हैं, ठीक है। और उसे सफल करने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी साथी अगर कोई भी प्रश्न करना चाह रहा है वो अपना प्रश्न कर सकता है। देखिए, अभी कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं। देखिए हमारे प्रदीप मुख्य भाई, रूप से, हाँ जी,
प्रदीप भाई, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात जो है ये मैं क्लियर कर कर रहा दीजिएगा, हूँ, है ना? हाँ, मैं देख डिस्ट्रिक्ट रहा हूँ। लेवल वाली बात। हाँ। देखिए, हमारी तरफ से मुख्य 4 तरह की चीजें हैं और उन्हीं 4 चीजों पे हमें कम से कम 4 वकील चाहिए। एक नंबर हमारा है 6800। दूसरा नंबर है हमारा जो अभी एफिडेविट आया है, उसमें लोअरिंग मेरिट करते हुए 49 46 सीट को देने के लिए। तीसरा है हमारा बीएड और चौथा है एटीआरई रिजर्वेशन। ये 4 हमारे मुख्य मुद्दे हैं। इन चारों पे हम लोग अलग अलग वकील, क्योंकि एक एक वकील एक एक बात रखेगा, कोई किसी के आर्गुमेंट रिपीट नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग सामंजस्य बिठा के हम लोग 4 वकील कम से कम उतारने की कोशिश कर रहे हैं और 4 सीनियर कम से कम हम लोगों को उतारने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैं आप सभी लोगों के बता दूं, जो भी आप लोगों कमेंट कर रहे हो, जैसे कि अभी किसी ने कमेंट किया कि डिस्ट्रिक्ट और उन सब की बात होगी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग निश्चिंत रहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके भाई के पास इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लोग करके दिखाएं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, करके दिखाएं। एक भी बंदा जो भी बाहर जाना है, एक भी बंदा अंदर नौकरी नहीं कर पाएगा, ये गारंटी की बात बोल रहा हूं मैं। दूसरी बात, जो सरकार ने एफिडेविट दिए हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा फाइल किए गए कई तमाम इस तरह के एफिडेविट हैं जो किसी के पास पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है। उनमें सरकार ने खुद एडमिट किया है और इन्हीं अनिल भूषण चतुर्वेदी ने, जिन्होंने अभी एफिडेविट फाइल किए हैं, इन्हीं के फाइल किए हुए कई सारे एफिडेविट्स हैं हमारे पास, जिन पर बहस होगी तो मजा आएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पर किसी को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ये 4 मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए। इन 4 मुद्दों पर हम लोग अपने 4 वकील करके बहस करेंगे। इसके बाद मैं आप सभी लोगों के और क्वेश्चन ले लेता हूं। अब सरकार लिस्ट को लेकर आएगी, उसमें 3364 को लिस्ट को बांटने का काम करेगी। ये देखो, ये अपनी अपनी अज्यूमशन है, सभी लोग अज्यूमशन अपनी अपनी दे सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज ये है कि सरकार को जो देना था वो दे चुकी है, अब कुछ नया नहीं देगी सरकार। एक और बात जान लो, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो देना था वो दे चुकी है, अब कुछ नया नहीं फाइलिंग हो रही है। इसमें नई फाइलिंग कुछ भी नहीं हो रही है। इस केस में सारी की सारी फाइलिंग हो चुकी है, नया कुछ भी फाइल नहीं हो रहा है। आनंद सर आपके साथ हैं क्या? अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं आपको कुछ भी। आनंद सर, ऑब्वियसली हमने हायर किया, तो अब मैं क्या बोलूं? आज उन्होंने बहस करी थी, आपने देखा नहीं था क्या कोर्ट में? ये फालतू का क्वेश्चन है। अनुभव सिंह अवाना, भाई सरकार डबल बेंच के आदेश के अनुसार 3300 लिस्ट आई है। आरक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट में कितने जीतने के बाद सरकार ये लिस्ट ही लाएगी, इसके लिए ही तो हम लोग लड़ रहे हैं। अरे जो लिस्ट लेके आई है वो सरकार ने उसको करा तो नहीं लिया ना, और ना ही वो हो पाएगी इस तरीके से। जिस तरीके से हम लोगों ने उसको डिफाइन करके मांगा हुआ है, उस तरीके से लिस्ट होगी। सरकार तो कुछ देखिए, मिनिमम से मिनिमम देना चाहती है सरकार तो, और मिनिमम से मिनिमम वो, और यही मैं वही बोल रहा हूँ, जिन्होंने एफिडेविट दिया ना, इनके 4 एफिडेविट और है मेरे पास, जिसमें उन्होंने कुछ और एक्सेप्ट किया है। तो वो जब आएंगी, जब परतें खुलेंगी तो वो भी सामने आएंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, आप निश्चिंत रहो उसके लिए। आप सभी लोग, ईडब्ल्यूएस पर क्या होगा? ईडब्ल्यूएस पर कुछ नहीं होगा, सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों हारे हुए हैं। वो एक सेपरेट, इसीलिए वर्गीकरण करवाया गया है कि कौन क्या कहना चाहता है। तो ईडब्ल्यूएस पर कभी कुछ नहीं होगा, ये बात जान लो। सभी आरक्षित वर्ग के नेतृत्वकर्ता आपस में मीटिंग करके सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, हमारी तरफ से पूरी बनाई गई है। आप सभी लोग फिर से जान लें, कोई आदमी कोई भी कितना भी प्रलोभन दे, उसमें नहीं फंसना है किसी भी तरीके से। एक किसी व्यक्ति का कमेंट, हाँ ठीक है, कोई कुछ भी दे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब में आपको नहीं फंसना है। अरुण कुमार जायसवाल, 27-21% की टीम कौन है? कोई टीम नहीं है। 27-21% जो रिजर्वेशन पर लड़ा, 27-21% का ही, ऑब्वियसली हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब स्पेशली कौन सी टीम बताई जाए? आप सब लोगों के बस में 4 सीनियर कर, प्रभात यादव, आप सब लोगों के बस में है 4 सीनियर करने की, लोग सहयोग करते ही नहीं है। ये सही बात है। लोग देखो, सीधी सी बात है, नहीं सहयोग करेंगे नौकरी खोएंगे, साफ सिंपल सा फंडा है। नहीं सहयोग करेंगे नौकरी खोएंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पिटिशनर रिलीफ की तरफ भी मैटर जा सकता है, यहाँ पे मेरिट पे भी मैटर जा सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी मैटर जा सकता है। आपको हर तरीके से सुरक्षित होना है तो आप सभी लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जहां सबकी मर्जी वहां पे हमारी मर्जी। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, मैटर बहुत ज्यादा अहम मोड पे पहुंच चुका है। अगले 3 डेटों में मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ और भी अगर किसी का कमेंट है तो, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको। क्या मेरिट पे होगी? देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मेरिट पे ही अगली सुनवाई होगी। पहले जज समझेंगे मैटर को,
अगर उनको लगेगा कि मेरिट पे मूव करना है तो मेरिट पे मूव करेंगे, अगर उनको लगता है 142 आर्टिकल के तहत काम हो सकता है तो 142 आर्टिकल के तहत काम कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली इस भर्ती का एंड तभी होगा जब 142 यूज होगा, अदरवाइज इसका कोई और सॉल्यूशन है नहीं। वो पहले दिन 142 पे आ जाए या दूसरे दिन आ जाए, उनको 142 पे आना ही पड़ेगा। पहले मेरिट की बात होगी, उसके बाद 142 की बात होगी, ये फॉर श्योर यथार्थ सत्य है। अब 142 में किस किस को सेव किया जा सकता है वो उनके वकीलों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके वकील कितने लड़ सकते हैं। भाई बीएड सेफ है क्या? बीएड एकदम से हम लोग उसको पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको 4 हमारे कंसर्न्स बताए हैं, उन 4 में बीएड एक है, तो उस पर हम लोगों की पूरी तैयारी है, उस पर हम लोग वकील उतारेंगे। वो शर्त है आप लोग सभी लोगों को भी फ्रंट पे आना पड़ेगा, आप सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका ग्रीवियंस नहीं बन रहा है वो लोग देखिए, जिनका ग्रीवियंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोर्ट में तो आने से कोई आप किसी को नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ ये है कि जब कैटेगरी बन के आ जाएंगी, हालांकि कुछ कैटेगरी आज आ भी गई है बन के, और बाकी जब जज के सामने आ जाएंगी तो वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे हाँ इनका ग्रीवियंस नहीं बनता है। लेकिन हाँ जज बात तो सबकी सुनेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो जिनका ग्रीवियंस नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली उनको कुछ नहीं मिलेगा, जिनका ग्रीवियंस बन रहा है उनको मिलेगा। आप लोगों ये हो गया है कमेंट। बीएड का क्या होगा मैं बता चुका हूं आपको। टेट एटीआरई डिस्कस होगा या किस बात की सुनवाई होगी? इतने दिन से तो इसी चीज की सुनवाई हो रही है, आप ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? टेट एटीआरई पे ही सारा डिस्कशन हो रहा है, और लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं उस पर, वो भी आएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में, आप चिंता मत करो। टेट एटीआरई के अलावा भी बहुत सारी चीजें आनी है। टेट एटीआरई भर्ती का कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इस पर मौजूद, अरे ये इसकी आप टेंशन मत लो श्याम कुमार पाल जी। भर्ती डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो सिलेक्शन होता है, जो भी जॉब नियुक्ता जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर ही बीएसए होता है। लेकिन हमारी भर्ती में भर्ती जो की गई है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो स्टेट लेवल का है। मेरे पास पूरे 75 के 75 बीएसए के एफिडेविट है, इसके लिए आप टेंशन मत लो। 75 के 75 बीएसए के एफिडेविट है, लेके तो आए लोग कोर्ट में कोई भी इस चीज को, इस चीज से आप बेफिक्र रहो। क्या 4946 सीट्स गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है? सुशीला यादव, मैं क्या जवाब दूं इसका? सरकार ने पहले ही बोल दिया हम 9500 सीटें देना चाहते हैं, आप कैसे ले सकते हैं वो आप डिसाइड कर लो। तो 9500 के अंदर आपका 3300 ये वाला सीट आ गया, 1200 आंसर की का आ गया, और बाकी का जो सीटें जो भरी नहीं गई 4946 वो भी आ गई, उसमें सारी की सारी सीटें आ गई। तो ऑफ कोर्स उतनी सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे लेनी है वो हमें डिसाइड करना है। सरकार के तहत बेंच चेंज हुई है तो बेंच सरकार का ही करेगी। देखिए वो इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने करी है, किसने करी है, क्योंकि नहीं इस पर टिप्पणी की जा सकती। आप उसके लिए जो भी बेंच हो हमारे लिए अच्छा ही होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। अभयराम कश्यप सॉरी, गवर्नमेंट के एफिडेविट का क्या होगा? गवर्नमेंट वो तो जो गवर्नमेंट जो एफिडेविट कोर्ट में फाइल हो चुके हैं वो तो वैलिड ही हैं, उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आंसर की वालों का क्या होगा? आंसर की इसी के साथ इंक्लूडेड है पहले से, ठीक है। अब इसी के साथ 6800 सिलेक्टेड थे, सबका एससी, पता नहीं क्या आप कहना चाह रहे हो आप, ठीक है। इसी के साथ सभी लोगों के कमेंट हो चुके हैं, सभी साथियों को नमस्कार। और आप लोग अब सब लोगों को एक और बात मैं फिर से बता दूं, सबको कमर कसनी पड़ेगी, कम से कम 4 सीनियर होना आवश्यक है अगर केस जीतना है तो। अगर नहीं जीतना है तो अलग बात है, 4 सीनियर होने हैं तो होने हैं, चाहे वो आपको अपने साथ के बंदों को गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे आपको फोन करके कुछ भी करना पड़े, आपको 4 सीनियर लाने ही पड़ेंगे, तो लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नौकरी भूल जाना आप लोग। एकदम खत्म हो रहा है मामला, 3 डेट का मात्र बात है। एक सीनियर हर डेट पे आना बहुत आवश्यक है, या 2 सीनियर आना बहुत आवश्यक है। 2 सीनियर की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि सारी डेट पे आ सके, और एक सुपर सीनियर हम लोग लाने की कोशिश करेंगे जो इसमें आके एंड करेगा केस का। तो ये हमारी अपनी रणनीति है, और हम लोग सामंजस्य भी बना रहे हैं। आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस सामंजस्य में आप हमारा साथ देंगे, इस मुहिम में आप सभी लोग हमारे साथ हैं, और हम लोग इस केस को जीतेंगे, और सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने विद्यालय में होंगे। सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि, आप सभी लोग खुश रहें। कोई भी अब बहुत ज्यादा परेशान ना हो, 3 तारीख की बात है, ठीक है। सभी लोग अब भाई याची ग्रुप को ओपन कर दीजिए। देखिए हमारी तरफ से मैंने आपको पहले ही बता दिया, याची ग्रुप में जो डिस्कशन किया जा रहा है वही लास्ट अंतिम शब्द है हमारे, और उन्हीं पे हम लोग टिके हुए हैं। आप हम लोग उधर बात करेंगे उसकी, ठीक है।
कितना सहयोग करना पड़ेगा राधा मौर्य जी? देखिए हम लोगों को, हम 4 एडवोकेट की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, तो कम से कम हम लोगों को, अगर हम लोग 2 लाख या 2.5 लाख का भी एडवोकेट लेके आते हैं, तो 3 डेट, 2-2.5 लाख का तो वकील तीनों डेट में रेगुलर रहेगा, 2 एडवोकेट रेगुलर रहेंगे। तो अगर एक टीम की जैसे हम अपनी बात करें, तो हमें कम से कम 7 से 8 लाख रुपए आवश्यकता होगी एट इन एनी केस, इस केस को खत्म करने के लिए 6 डेट में, सॉरी 3 डेट में अगर हम एक डेट पे 2-2.5 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, तो हमारा 6-7 लाख रुपए बनता है। इतना पैसा लगेगा ही लगेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि।